कैसे जाना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं तो पहले मंजिल से ही चलना सिखाऊंगा कि पहले पहले पे जाओ, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, फिर चौथे पे जाओ, आसानी से पहुंचोगे। फॉलो करते हैं कई सारे लोग, RSI मैकडी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो हम यहाँ पे पैरेलल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। बहुत सारी चीजें नहीं देखना है, ना ही बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं, तो ध्यान रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है, जब एक ही प्राइस पे मार्केट बार बार आके रुकता है तो वो सपोर्ट। मान लो कि ये प्राइस यहाँ पे 700 का प्राइस है, अब 700 के प्राइस पे मार्केट यहाँ पे आया, इसी जगह के आसपास आकर रुका, फिर से यहाँ से बाउंस बैक हो गया, वापस मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहीं से बाउंस बैक हो गया, वापस फिर इस जगह पे आया, तो ये क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। एक बार दिखा, दूसरी बार इस लेवल के आसपास आया, हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये सपोर्ट लेगा। हम 3 बार को फॉलो करते हैं, मिनिमम एक ही प्राइस के आसपास 3 बार टच करता है तो हमें ये कंफर्म होता है कि हाँ ये इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब ये प्राइस एक ही नहीं होगा, ये प्राइस 1-8% ऊपर नीचे का रहेगा। मान लो एक बार इसने 700 टच किया, शायद दूसरी बार ये 695 से ही घूम नीचे आके 695 से फिर वापस ऊपर गया, तीसरी बार शायद इसने 705 के पास से फॉलो किया, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे लोवेस्ट होगा हम उसको अपना सपोर्ट बेस मान लेते हैं। मान लो इसे सबसे जो लोवेस्ट है वो ये वाला है 695, ये वाला, तो हमारा सपोर्ट लेवल क्या है 695। तो हमारा सपोर्ट, ओरिजिनल सपोर्ट हम कितने में मान के चलेंगे, 690 का, यानी सपोर्ट लेवल से भी थोड़ा सा नीचे हम इसको, सपोर्ट से भी जो सपोर्ट बार बार बना है उससे भी 1% नीचे आप यहाँ पे जाके देखते हैं, ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल ब्रेक कब होगा, जब ये 690 के नीचे जाएगा तब, या 695 के नीचे ये क्लोज करेगा तब ये सपोर्ट हम मानेंगे, तब ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया। मान लो बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे वापस नीचे आ रहा है। मान लो ये 34,000 का लेवल है, ठीक है, 34,000 ही हो रखा, 34,000 है, अगली बार यहाँ से घूम गया, वापस ऊपर की तरफ गया, अब ये यहाँ पे इस बार 34,100 से घूम जाता है, ठीक है। फिर अगली बार आता है, इस बार ये क्या करता है 33,900 से घूम के जाता है। तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट जो एरिया होगा, एक जोन नहीं, एक एरिया, एक फिक्स नहीं होता, एक जोन होता है। तो अब ये हम क्या मान रहे हैं कि ये 200-300 का जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल सपोर्ट जोन है, 34,000 मान लीजिए 150 से लेकर के 33,900 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है, सपोर्ट एरिया के बीच में यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल होगा आपको, यहाँ पे हमें ट्रेड करनी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें इंतजार करना चाहिए। इस बीच में अगर ट्रेड होता है तो हमेशा हमें वेट करना चाहिए किसी भी साइड में जाने के लिए। अब ये सपोर्ट बना या नहीं बना, 2 बार 3 बार से तो इसने सपोर्ट लिया, अब चौथी बार ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और हम क्या है, हम ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, ठीक है ना। हमें बड़ा पैसा कब बनेगा, जब ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करेगा, इस सपोर्ट लेवल के पास में आएगा, तो यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा मोमेंटम नहीं जनरेट होता है, यहाँ पे वो फास्ट मूवमेंट नहीं बनती। अगर हम बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये मोमेंटम जनरेट यहाँ पे नहीं होता है। ये स्विंग ट्रेडिंग करने वाले लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं कि चलो उन्होंने टॉप पे नहीं बॉटम पे बाइंग किया है, अब जो इनका एसएल है, ये छोटा सा इनका एसएल है, 200-300 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, गया तो एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, नहीं गया तो 200-300 पॉइंट का इनका एसएल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन बायर हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें फास्ट हम लेके यहाँ पे खड़े तो रहेंगे नहीं, हमें तो मोमेंटम चाहिए कि यहाँ पे आए और यहाँ से मोमेंटम जनरेट हो और फास्ट मोमेंट हमें बने, जो भी हमें 300-400 पॉइंट का मोमेंटम मिले हमें मिल जाए तुरंत, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक एरिया बनता है जिसको हम सपोर्ट एरिया बोलते हैं। तो ये एरिया इसके लिए क्या है, 200 पॉइंट का एरिया क्या है, अभी अभी बैंक निफ्टी के लिए, जैसा कि कल मैंने आप लोग को एक लेवल डाला था कि 33,980 से लेकर के 34,100 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है। बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 34,117 का कल का लो लगा के, वहीं से वापस वो घूम के ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब ये घूम के ऊपर की तरफ चला गया तो इसके हम सपोर्ट 34,000 का इसने ले लिया, लेकिन ये 34,000 का सपोर्ट लिया, ये हम कैसे मान लें कि 34,000 का इसने सपोर्ट ले लिया। तो उसके लिए क्या था, बैंक निफ्टी 34,300 के पास जाके घूम रहा था। कल का चार्ट अगर देखोगे आप बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, 34,300 के पास जाके घूम रहा था और काफी टाइम बिताया, काफी टाइम बाद में इसने ये लेवल को ब्रेक नहीं किया और उसने ऊपर वाला लेवल ब्रेक किया। अब जब ये 360 ब्रेक कर दिया, 34,360 को ब्रेक कर दिया, तब हमें ये फाइनल हो गया कि आज के लिए हमारा ये सपोर्ट काम कर रहा है।
और वहीं पे मैंने आपको बाइंग दिया था 34,360 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से निकला और यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट करने लगा, यानी इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, यहाँ पे ये टाइम बिता रहा। ठीक है, टाइम बिता रहा, जब टाइम बिताता है ना तो हमें ये कंफर्म होता है कि ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। कब? जब उस टाइम बिताने वाले रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। हमने सपोर्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया कि 34,000 के आसपास इसका सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बाइंग करेंगे 34,000 के पास? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? जब वो थोड़ा सा ऊपर या उसी लेवल के आसपास टाइम बिताने लगता है, और टाइम बिताने के बाद जो रेंज बनाता है उस रेंज को जब ब्रेक करता है तब हम मानते हैं कि हमारा सपोर्ट हो गया, अब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट क्या है एक बार फिर से बताओ। सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों एक ही तरह की चीज है। मान लो सपोर्ट है ये, ठीक है, अब हमने एक कोई स्टॉक है या बैंक निफ्टी है या निफ्टी है जो भी है, अब बैंक निफ्टी हम मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है, कहीं ऊपर तक जाता है, और ऊपर जाने के बाद ये वापस करेक्शन होता है तो इसी लेवल के आसपास आता है। ठीक है, अब ये लेवल हम मान लेते हैं कि 34,000 का है। ठीक है, 34,000 का पहली बार ये कहाँ यहाँ से घूम गया, कहाँ से 34,100 से ये घूम गया, अब यहीं पे घूम गया। अगर यहाँ पे आता है वन वे चला जाता है, इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, इस ट्रेड को आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, ये ट्रेड हमारे लिए रिस्की होगा। हमें कब होगा? जब हमें क्लियर कट वहां पे एक व्यू मिले कि हमें यहाँ पे बाइंग कर। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही? या टाइप करो, एक सज्जन ने लिखा है स्क्रीन नहीं दिख रही उनको। दिख रही है ना? हाँ ठीक है, छोड़ दो। तो अब दूसरी बार मान लो शायद ही कहीं यहाँ तक गया और वापस यहीं पे आता है, और इस बार ये क्या करता है, 35,900 के पास आके फिर से घूम जाता है। कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए, इसी लेवल के आसपास 3 पॉइंट चाहिए, उसके बाद ही हम सोचेंगे कुछ इसके बारे में। शुरुआती दौर में आपको 3 पॉइंट चाहिए। जब आप कम से कम 1 साल प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो दो प्राइस पे यानी दो सपोर्ट के बाद में भी हम सपोर्ट लेवल उसको मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको 3 में फॉलो करना है। कब तक? 1 साल तक। आपको कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन क्लियर ट्रेड पहले मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से वापस हुए ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आता है, तो फिर शायद यहाँ से फिर से ये 34,000 के पास से फिर से यहाँ पे बाउंस कर चले जाता है। जब तुरंत आए और चला जाए तो ये हमारे लिए सपोर्ट तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई बाइंग का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। अगर बाइंग का सिग्नल आप अगर इंट्राडे में देख रहे हो, यहाँ पे कोई 5 मिनट की कैंडल में आपको हैमर, शूटिंग स्टार की कैंडल बन गई तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले ये डेली चार्ट, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। मान लो कि हम डेली चार्ट देख रहे हैं, तो डेली चार्ट पे हमारे लिए जो इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया, लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? 33,900। तो ये हमारे लिए अब एक लेवल हो गया कि 33,850 के नीचे जिस दिन बैंक निफ्टी क्लोज करेगा, बैंक निफ्टी ने मतलब ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। इंट्राडे में ये शायद यहाँ से लेके घूम गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होगा 850। तो अब ये क्या होगा? बेस्ट मूवमेंट, अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है ना या बैंक निफ्टी या इंडेक्स ट्रेड करते हो, तो बेस्ट सिनेरियो क्या रहता है कि जब ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड में ब्रेक करे। ऊपर जाते वक्त ये स्लो जाएगा, क्लियर नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा। नीचे जाते वक्त क्या होगा, यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे ये बायर यहाँ पे बाइंग किए होंगे, यहाँ पे बायर होगा, यहाँ पे बायर ऊपर लेके गया, यहाँ पे बायर ऊपर लेके गया। अब ये जितने लोगों ने भी बाइंग किया होगा ना, उन सब लोगों ने एसएल यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, जो एसएल का हमारा रूल है, अगर हमने भी बाइंग किया होगा तो मान लो एसएल हम यहीं पे रखेंगे। अब बेस्ट सिनेरियो क्या बनता है कि अगर इसने कल 850 के आसपास क्लोज कर दिया है और अगले दिन इसको ब्रेक करता है, तो ये मोमेंटम आपका फास्ट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ये एसएल इन्होंने बाइंग किया होगा, सब लोगों के एसएल होने एक साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। ये एसएल होते हैं तो क्या होता है, एक मोमेंटम जनरेट होता है। तो इस मोमेंटम में बैंक निफ्टी आपको 250-300 पॉइंट गिर के आएगा। कल मैंने दिया था ना, बैंक निफ्टी 34,700 के नीचे सेल करना है। 34,700 क्यों? 34,700 एक सपोर्ट लेवल था, जिन्होंने 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले बाइंग किया होगा, वो 34,700 के सारे एसएल कटेंगे वहां पे। जैसे मार्केट 34,700 पे आएगा, सब लोग के एसएल धड़ा कटना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे एसएल कटना स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको कल देके गया था। तो सपोर्ट हम क्या ट्रेड करते हैं, ज्यादातर मैं सपोर्ट पे बाइंग ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज करता है तो मैं सेल प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मोमेंटम आपको फास्ट मिलेगा। ठीक है, जो पैसा हमारा बनेगा वो तेज बनेगा। ऑप्शन हमें मोमेंटम से ये होता है, हमें 200 पॉइंट की मोमेंटम मिले लेकिन क्लियर मिले। ये 200 पॉइंट सारे दिन में बैंक निफ्टी घूम के जाएगा ना, आपको ऑप्शन में कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे 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 करके जाएगा ना, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा।
ऑप्शन में फायदा हमें तब होता है जब ये ऐसे चल जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बना के फटाक से भागता है बैंक निफ्टी ना, तब हमारा ऑप्शन का प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। अभी देखो, अब अगर आप ऑप्शन बायर हो, मान लो आप ऑप्शन को बाइंग करते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 34,000 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सुबह सुबह मान लो 34,000 पे ट्रेड कर रहा है, आपने यहाँ पे कॉल ले लिया, मान लेते हैं वो कॉल आपकी 100 रुपए में मिल गई, ठीक है। 34,000 ट्रेड करने के बाद आपने यहाँ पे करता हूँ, आपने कॉल ले लिया, आप यहाँ पे लिखो कि बैंक निफ्टी, आपने बैंक निफ्टी तब बाइंग किया जब बैंक निफ्टी 34,000 ट्रेड कर रहा था, उस समय आपके कॉल की प्रीमियम थी 100 रुपए। आपने यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे है, बैंक निफ्टी का ये लेवल जो है वो 34,000 का लेवल है, और यहाँ पे आपने 100 रुपए की प्रीमियम देके एक कॉल बाइंग कर ली, मान लेते हैं 34,000 की कॉल आपने बाइंग की, ठीक है। 34,000 की कॉल आपने बाइंग की और बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आता है, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है, अब ये बैंक निफ्टी आ गया 33,900 के आसपास, आपने कॉल बाइंग किया है 100 रुपए में, बैंक निफ्टी यहाँ वापस ऊपर की तरफ जाता है और बैंक निफ्टी ने अब हाई लगा दिया यहाँ पे 34,050 का, ठीक है, 34,050 का। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 34,050 का हाई लगाया है, नीचे पहले 100 पॉइंट डाउन हुआ है, वापस फिर से ऊपर 150 पॉइंट बढ़ता है, आपका जो कॉल का प्रीमियम होगा ना, ये 150 पॉइंट पे भी यही रहेगा, मान के चलना कि 150 पॉइंट के भी पास या 100 रुपए होगा या 102 होगा या हो सकता है ये 99 ही हो। यहाँ पे आपका कॉल, आपका बैंक निफ्टी तो 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आपके जो आपने कॉल लिया है ना, उसकी वैल्यू अभी भी आपके जहां पे आपने बाइंग किया था उससे कम ही है या उसके आसपास ही यहाँ पे रहेगी। क्यों? अब ये टाइम डिके हो गया, पहले ये नीचे की तरफ गया फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये टाइम डिके हो गया। लेकिन अगर आपने यहीं पे बाइंग किया है और यहीं से ये 50 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है, तो आपकी ये कॉल की वैल्यू फटाक से 130 रुपए की लमसम में यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमने सेम स्ट्राइक प्राइस दिया है, तो यहाँ पे जितने रुपए ऊपर जाएगा उसी के पास यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अब मान लो 150 यहाँ पे पहले गया, फिर 99, अब यहाँ से वापस ये 100 रुपए का करेक्शन करता है, मान लो 50 रुपए का यहाँ पे करेक्शन करता है, वापस ये आ जाता है 34,000 के आसपास, और वापस यहाँ से जो जाता है और वापस यहाँ पे अब लेवल इसका है 34,075, ठीक है, तो भी आपके ऑप्शन का प्राइस सेम ही रहेगा, लगभग सेम ही होगा। इसलिए ऑप्शन को बाइंग करके ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो, आपकी टाइम डीके खत्म होता जाएगा, टाइम डीके होता जाएगा, वहां पे प्रीमियम आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका प्रीमियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहीं 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे चला गया तो कहानी खत्म है, 50% आपका डाउन हो जाएगा, फिर आपका प्राइस आने पर भी आपका प्राइस वहां पे नहीं आएगा। यानी बैंक निफ्टी का तो प्राइस आ गया है, बैंक निफ्टी पे आपने 34,000 पे खरीदा था 100 की कॉल, लेकिन अब बैंक निफ्टी 34,050 ट्रेड करा, तभी आपका कॉल वहीं पे घूम रहा है। अब बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आया, फिर बैंक निफ्टी 34,075, यानी आपकी प्राइस से 75 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन फिर भी आपका प्रीमियम वहीं पे घूम रहा है, क्योंकि ये टाइम डिके हो चुका है। हमें ऑप्शन का मजा तब आता है जब हम यहाँ पे खरीदे और यहीं से ऑप्शन बाइंग घूम जाए, ऑप्शन में बैंक निफ्टी में यहीं पे ट्रेड जनरेट हो जाए। जैसे कल 34,360 के ऊपर गया था, तो वहां पे आप देखोगे कि 200 पॉइंट की आपको वन वे मूवमेंट मिली थी, तो वहां पे हमारा कॉल तेजी से बढ़ेगा। बैंक निफ्टी अगर आपने सुबह खरीद लिया, बैंक निफ्टी आपने सुबह खरीद लिया 33,000 पे, मान लेते हैं 33,000 पे आपने सुबह खरीद लिया, बैंक निफ्टी सारा दिन घूम घूम के धीरे धीरे शाम को जाके यहाँ पे 33,150 को क्लोज करेगा ना, शाम की बात कर रहा हूँ, तो भी आपका प्रीमियम जितने पे आपने बाइंग किया था उसी लेवल के आसपास जाके ये क्लोज हो रहा होगा। सारे दिन में 150 पॉइंट की मूवमेंट हो गई, आपको लगा कि 150 पॉइंट तो मूव कर लिया, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं किया, आपका ऑप्शन टाइम डीके खत्म हो गया ना, आपने ऑप्शन में टाइम डीके ले लिया, आपके ऑप्शन में वहां पे टाइम वैल्यू उसकी खत्म हो गई। तो ऑप्शन तभी बाइंग करना जब आपको लगे कि फास्ट मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉल नहीं बता पाऊंगा भाई, कॉल और पुट आपको नहीं पता है तो छोड़ दो, आप स्टॉक देखो फिर। क्लियर हुआ? तो आप सपोर्ट हमारा क्या है, हमारा ये सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल को हम ये डेली चार्ट में फॉलो करें। डेली चार्ट में सपोर्ट लेवल का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर हम यहाँ पे गए फिर यहाँ पे आए, अब ये कोई स्टॉक है, मान लो ये 700 के पास ट्रेड, 600 के पास ट्रेड कर रहा है, वापस हम कहीं ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे आ गए हम 595 पे, इस बार हम 595 से घूम गए, अगली बार फिर से गए हम यहाँ पे 605 से घूम गए, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल हो गया वो 595 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो मतलब हमारे सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और ऊपर उसी तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया इसका। कम से कम 3 पॉइंट हमें चाहिए, 1 2 3, जिसको हम मानेंगे कि अब हमारा सपोर्ट बन चुका है।
और ये जैसे ही सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक होगा अब हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। मान लो इसने 595 का हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, 595 के नीचे इसने आज क्लोज दे दिया, आज इसने क्लोज दे दिया 590 का। जिस दिन 590 का इसने क्लोज दिया था, ठीक है, उसी दिन इसने लो लगाया था 585 का, ठीक है, 585 का इसने लो लगाया था। अब हमारा जब कल ट्रेड हमारा बनेगा तो 585 के नीचे मैं सेल करने के लिए बैठा हूँ। उस कंडीशन में एसएल हमारा क्या है, क्लोज। जैसा कि मैंने कैंडल स्टिक में बताया था ना, जो भी डेली चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं एसएल हमारा क्लोज होगा, यानी उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो हमारा एसएल होगा। और सपोर्ट को अगर इसने नीचे ब्रेक करके क्लोज किया है तो जिस दिन का वो लो लगा है उस लो के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मोमेंटम सेल साइड का बनेगा। यहाँ भाई टाइम फ्रेम नहीं, डेली चार्ट पे हम आज एनालिसिस करके बैठे हैं, कल हमें सिर्फ प्राइस देखना है। टाइम फ्रेम का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। टाइम फ्रेम हम इंट्राडे जब कुछ चीजें निकालते हैं वहां पे देख रहे हैं। ये तो हमने डेली चार्ट पे हम आज ही निकाल के बैठे हैं कि कल हमें क्या, आज हमें क्या सेल करना है या फिर क्या बाइंग करना है। ये सपोर्ट हो गया, ये रजिस्टेंस हो गया। उसी तरह से जब रजिस्टेंस के ऊपर हम क्लोज करते हैं तब हम बाइंग के लिए देखते हैं। ध्यान रखना है, जिस दिन क्लोज करता है 1 से 2 दिन में वहां पे मोमेंटम बना रहता है। अगर जिस दिन इसने क्लोज किया है हायर प्राइस के आसपास क्लोज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो अगर ये सपोर्ट रजिस्टेंस 700 का है, ठीक है, ये रजिस्टेंस 700 का है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे कर दी 705 का, लेकिन उस दिन का हाई ये लगा के आया था 750 का, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है इंट्राडे के लिए, क्योंकि उसी दिन इसने हाई 750 का लगा दिया था। ये 705 पे हमारा रजिस्टेंस है, 705 के ऊपर क्लोज करे तो 710 क्लोज कर दे, 715 क्लोज कर दे। उस दिन का हाई 1-1.5% से ज्यादा का नहीं लगा होना चाहिए। एसएल क्लोज होगा, जो भी क्लोज होगा वो एसएल होगा हमारा। ये सबसे बेस्ट वर्क करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस थोड़ा सा आपको समय लगेगा किसी भी चीज को समझने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ट्रेड करने लगे एक बार तो सबसे बेस्ट सिनेरियो आप लोग का बनेगा। मोमेंटम यहीं से बनता है, क्योंकि यहाँ पे फिर बायर और सेलर बहुत तेजी से एक्टिव होते हैं। सपोर्ट के ऊपर रजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा तो बायर मोमेंटम, बड़े ट्रेडर यहाँ पे आके पैसा लगाएंगे। बड़े ट्रेडर अगर वो मान लो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उस बीच में पैसा आपका नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी बीच में हो सके 6 महीने 8 महीने 9 महीने ट्रेड करता रहे। रिलायंस आप देखोगे 3-4 साल पहले देखोगे ना, तो 600 से लेकर के 900 एक रेंज थी उसकी, उसमें लगभग उसे 3 साल बिता दिए, तो उस बीच में पैसा नहीं बना। लेकिन जिसने भी इसके ऊपर जब ब्रेकआउट किया उसने लिया, तो उसका पैसा साल भर 1.5 साल में 4 गुना 5 गुना हो गया। लेकिन जिसने पैसा यहाँ पे 3 साल होल्ड करके रखा, 3 साल तो पैसे की वैल्यू खत्म हो गई ना आपकी। यहाँ पे 3 साल तो आपका पैसा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट किया यहाँ पे आपको फटाफट फटाफट वो लेवल मिलने लगे। तो हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। हाँ, विक को भी काउंट करेंगे भाई, उसमें विक देखनी पड़ेगी विक कैसी है वो। ठीक है, अब चलो मैं एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ आप लोग को, तो क्लियर कट हो जाएगा। अब जैसे ये कोटक बैंक है, ठीक है, कोटक बैंक को ही समझ लो पहले। ये कोटक बैंक है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सारा इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट लेवल इसका कहाँ पे है, 1680, ठीक है, 1680 इसका सपोर्ट एरिया है। अभी 1680 को क्या कर रहा है कि लगभग इसने देखो मई जून जुलाई 3 महीने से कई बार इसके पास में आया, लेकिन इसको इसने नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया। कल फर्स्ट टाइम इसने क्लोज किया है नीचे की साइड में, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि नीचे इसने क्लोज किया है और क्लोज करने के बाद में इसने लोवेस्ट पॉइंट के आसपास में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें आज ट्रेड करना होगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे इसका आज का कल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल का लो कितना लगा है, 1646 का, ठीक है।
तो 1646 के नीचे हम इसको सेल प्लान करेंगे। 1646 के नीचे जाएगा तब हम इसमें प्लान करेंगे कि हम इसको सेल कर सकते हैं 1646। एसएल क्लोज कहाँ पे इसका 1652, ये हमारा 52 हमारा एसएल है। 1646 के नीचे हम इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। आइडियल सिचुएशन ये है कि ये हमारे सेल प्राइस के पास ही ओपन हो, ठीक है ना। अब ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मान लो गैप अप ओपन हो गया, ये 40 पे है, 80 के पास ओपन हो गया और उसके बाद आके क्रॉस करता है 46 को, तब फिर हम इसको नहीं देखेंगे। हमें क्या चाहिए कि ये स्टॉक 55-60 के आसपास में कहीं पर भी ओपन हो और ओपन होने के साथ में 1646 को ब्रेक करे तो हम 52 का एसएल लगा के इसको ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना है शुरुआत के 2-3 मिनट के बाद ही आपको सेल करना है। शुरुआती मिनटों में कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो डेली चार्ट पे, आज की एनालिसिस पता नहीं कल मैंने बताया था कि नहीं कैंडल स्टिक में, हमेशा 9:17 9:18 के बाद ही आप ट्रेड करो। यानी शुरुआत के 2-3 मिनट भूल जाओ। आप समझो कि आपका मार्केट 9:17 पे ओपन हो रहा है या 9:18 पे ओपन हो रहा है, तभी आपको यहाँ पे शुरुआती जो होगा ना मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को आप बहुत ज्यादा जल्दी ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाओगे फास्ट। आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तुरंत ही शायद आपको 1 मिनट में आपका टारगेट भी होता दिखे और शायद 1 ही मिनट में आपका एसएल भी होता दिख जाए। तो अगर आप एसएल होने के बाद निकलते नहीं हो तो बड़ा लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1646 के नीचे सेल प्लान कर रहे हैं। क्यों? इसमें सपोर्ट बना हुआ था और इस सपोर्ट लेवल को इसने ऑलरेडी ब्रेक करके क्लोज किया है, ठीक है। बाइंग साइड में एक स्टॉक दिखाता हूँ आज के लिए, बहुत अच्छा है, BEML, ठीक है। BEML इंट्राडे में हमें एक मूवमेंट मिल जाएगा। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इंट्राडे में एक मोमेंटम चाहिए, ऐसा स्टॉक चाहिए कि इंट्राडे में हमें एक मोमेंटम आज मिल जाए। अब वो कल क्या करता है उसको व्यू हमारा वहां पे नहीं है, हमारा व्यू सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। आज के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। BEL, यहाँ पे BEL को ध्यान से देखो आप, ये बिल्कुल एक रेंज में था, ठीक है। और इस रेंज का अपर साइड लोअर साइड यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे हमें बन गया ये। कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस कर ये यहाँ पे कंटिन्यू दोनों चीजें यहाँ पे बन रही, सपोर्ट भी बन रहा था और रेजिस्टेंस भी बन रहा था। तो इसने ब्रेक क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मतलब क्या करे, अब इस बीच में जिसने देखो, अब इस बीच में जो बाइंग किया होगा, पिछले 1 महीने से बाइंग करके बैठा होगा, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो ये ब्रेकआउट पे बाइंग करेगा, अब उसका जितने 1 महीने में उतना पैसा नहीं बनाया वो 3 दिन में बना के चला जाएगा। अब 1 महीने तक क्या हुआ, यहाँ पे 20 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहा, ये पैसा ब्लॉक हो गया। अगर आप ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। जनरली 90% इंडियन 80% इंडियन बाइंग में प्रेफर करते हैं, बाइंग ही करते हैं, वो सेल करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाइंग करने वाली कंडीशन में हो तो हमारे लिए ऐसे स्टॉक चाहिए कि जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, पैसा वहां पे बनेगा जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है। ये क्या होता है, ये मोमेंटम 1 से 2 दिन बना रहेगा। यहाँ पे आज इसको हायर प्राइस के आसपास क्लोज है, अगर मान लो कल भी, मतलब आज ये मान लो स्टॉक चला जाता है 193, हाई लगाता है 194 का, ठीक है, सॉरी 194 तक जाता है और 194 जाने के बाद 193 का ये क्लोज कर देता है, तो कल ये फिर से हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। कब? जब आज के हाई को निकालेगा तब। तो अगर हायर प्राइस के आसपास 2 दिन क्लोज कर रहा है तो हम 2 दिन इसमें ट्रेड कर सकते हैं, 2 दिन के बाद हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। 2 दिन 3 दिन, अगर तीसरा दिन ट्रेड कर रहे हो सेम कंडीशन बनी है तो क्वांटिटी आधी करनी पड़ेगी आपको। तो हम इसको बाइंग कहाँ पे करेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट का लेवल क्या है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोज किया है 192 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। या फिर यहाँ ध्यान रखना 192, क्योंकि 100 का स्टॉक है तो 192.70 के ऊपर भी आप इसको बाइंग प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 190 का लगाना पड़ेगा। ये आपका एसएल होगा, ये आपका बाइंग प्राइस हो जाएगा। क्यों बाइंग करना है हमें, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है। अगर ये वापस इसी के ऊपर क्लोज भी करता रहा, यानी 190 के ऊपर ही क्लोज करता रहा, तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी प्लान कर सकते हो। तो टारगेट यहाँ पे लगभग ये जो रेंज बनी है यही टारगेट होगा। यानी ये रेंज कितने की बनी है, लगभग 10 से 11 पॉइंट की। तो आपका टारगेट मान के चलो कि पहला टारगेट आपका 200 के आसपास का रहेगा, 200 फिर 208, ये 2 टारगेट आपके रहेंगे यहाँ पे। लेकिन कब, जब तक वो 190 के ऊपर क्लोज करेगा। 190 के नीचे क्लोज करे, खत्म कहानी, छोड़ देंगे हम इसको, ठीक है। तो समझ में आया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है। 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं, तो मेरी लिस्ट में है तो देखते हैं यहाँ पे जो आजकल में बाइंग दे रहा हो। ये ध्यान रखना, सपोर्ट के आसपास ही कौन सा स्टॉक है। अदानी छोड़ दो, अभी अदानी ग्रुप ही मत देखो पूरा।
अजंता फार्मा, एक दो दिन पहले मैंने शायद बोला भी था आप लोग को क्या, लेकिन वहाँ पे वो वाली कंडीशन कंटिन्यू 3 नहीं बने थे सपोर्ट, इसलिए छोड़ देते हैं अभी। आप लोग पहले शुरुआत में 3 वाले ही फॉलो करो। देखो जितना देर में आपको ट्रेड मिलेगा ना, उतने आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। पहले आप शुरुआती दौर में बहुत जल्दी जल्दी आप लोग ट्रेड ढूंढते हो ना, इसीलिए आप यहाँ पे ज्यादातर मार खा जाते हो आप लोग। शुरुआती दौर में जल्दी ट्रेड नहीं ढूंढना, शुरुआती दौर में हमें लेट ट्रेड मिलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, बजाज फाइनेंस, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, नहीं होगा नहीं पता मुझे, होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता मुझे, ठीक है। लेकिन हमारी नज़र कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए ये ध्यान दो। अब यहाँ पे इसको ध्यान दो, ये स्टॉक भी अब क्या कर रहा है, पहला मान लेते हैं ये बना, दूसरा ये बना, और तीसरा यहाँ पे ये रजिस्टेंस ले लिया। अब रजिस्टेंस का लेवल, इसका हाई पॉइंट क्या है, अब इसका देखो, इसका हाई कितना है, सबसे हाईएस्ट शायद यही क्या है, 1642, 16 नहीं 6342, और इसका आई है 6323। तो हम इसको प्लान कहाँ पे करेंगे, ब्रेकआउट हमारा कब होगा, ये ब्रेकआउट हम कब मानेंगे इसको, जब ये 6350 के ऊपर क्लोज करेगा। ध्यान रखना, पहले क्लोज चाहिए हमें, आज इसको क्लोज होना चाहिए, आज कल परसों, जब ये इसके ऊपर क्लोज करके एक कैंडल बनाएगा, और जिस दिन क्लोज करेगा वो हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज करे। मान लो उस दिन ये इसने हमने लगाया यहाँ पे, ये हमारा क्लोजिंग इसके ऊपर हमें चाहिए, ठीक है, तो उसी दिन ये हाई कहाँ पे लगा के आया, मान लो हाई लगा के आया 6450 का, हाई वोलेटाइल स्टॉक है, 6450 का हाई लगाने के बाद इसने क्लोज किया 6400 पे, तो हमारे लिए क्या है, ये हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज है। 1-1.25% का प्राइस अगर ऊपर क्लोज करता है, ऊपर से नीचे आके क्लोज करता है, मतलब वो हमारे हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज है। तो बजाज फाइनेंस उस कंडीशन में है, इस पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, जब होगा आपकी नज़र में रहनी चाहिए बस। BEL मैंने दिखा दिया, एक आध स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हो, बहुत बड़ा मूव हो गया तो छोड़ देना। एक ही दिन में अगर 7-8% का मूव वहाँ पे कर दिया, तो अगले दिन ज़्यादा वहाँ पे हमारे लिए रिस्क रहेगा। फिर अगर निफ्टी का स्टॉक है तो निफ्टी का स्टॉक 5-7% चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक ही दिन में। मिड कैप है तो चलेगा 7%, 8%, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी इसको फॉलो करना है, निफ्टी में भी फॉलो करना है, कमोडिटी करेंसी जो भी आप फॉलो करते हो सब जगह फॉलो करो। और देखो ब्रेकआउट देके हुआ है ग्लेन मार्क का, इसका तो IPO आ रहा, फिर भी इसमें बोलता हूँ ग्लेन, ये कौन सा स्टॉक है, ग्रेफाइट, चार्ट क्लियर नहीं है क्या यहाँ पे, ऐसे चल ही रहा, छोड़ो अभी देखते हैं कुछ अच्छा। HDFC लाइफ, इस पे ध्यान देना, ये बहुत दिनों से, लगभग पूरे साल यानी 2021 में पूरा कई बार वो आ रहा 650 के आसपास, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं करता। जब इसके नीचे ये क्लोज करेगा एक दिन, फिर इसके नीचे एक मोमेंटम जनरेट होगा, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर देखना है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी एक मोमेंटम आपको, लेकिन जब क्लोज करेगा तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका लिए सपोर्ट लेवल है, यानी सपोर्ट लेवल इसका क्या है, 2300 हम मान के चलते हैं सपोर्ट इसका। 23 के बाद फिर इसका टारगेट 21 के पास तक आ सकता है। तो आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड करना है, जो भी मिलेगा हमें ले लेना है। बड़ा मत सोचो इंट्राडे के लिए, बड़ा मूवमेंट मत सोचो आप लोग, इंट्राडे में हमेशा छोटे प्रॉफिट के लिए आओ, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, उसी मोमेंटम में आपको बड़ा प्रॉफिट कई बार मिल जाएगा। पहले से बड़ा प्लान करके आओगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा बड़ा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन हो, स्टॉक्स हो, कहीं पर भी बड़ा प्लान करके नहीं आते हैं हम, प्लान तो छोटा ही करते हैं। मार्केट का फ्लो या मोमेंटम रहता है, कल हम प्लान हमने बड़ा नहीं किया, ITC देखो 212, 210, ये सॉरी 200 वाला लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 198 के नीचे की क्लोजिंग इसको वीक करेगी, ठीक है। जिंदल स्टील, यहाँ पे कुछ नहीं, ये सब छोड़ दो, ऐसी जस्ट जुबलैंड, जुबलैंड फूड ऊपर ही निकल गया, जस्ट टाइल कुछ नहीं, यहाँ पे एक रेंज बना के रखा है, कौन सा, कजारिया, ग्रामीण छोड़ दो, कोटक ने ब्रेक किया था, कोटक का बता ही दिया।
KSCL, ये स्टॉक देखना, L&T फाइनेंस, ये कंटिन्यू 3-4 बार यहाँ पे आ चुका है, अब ये आएगा तो रिस्की हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको प्लान करके सब रखना है। LTI, ये स्टॉक अगर 4500 के ऊपर क्लोज कर दे तब, ठीक है, एक दिन भी किसके ऊपर गई, बाकी सब नीचे, लेकिन बॉडी एक भी इसकी 4500 के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका जो सपोर्ट निकालेंगे वो थोड़ा सा 4500 के ऊपर, यानी एक भी दिन अगर ये 4500 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया तो अगले दिन यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखेगा, जो कि हमारे लिए चाहिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए बेस्ट मोमेंटम आपको मिल जाएगा अगर ये 4500 के ऊपर क्लोज कर देता है, आज क्लोज करे, कल करे, परसों करे, 45 के ऊपर क्लोज कर दे और अगले दिन, मतलब क्लोज करने के साथ ही हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज करे। हायर प्राइस का मतलब ये हो गया कि मान लो जिस दिन ये 45 को ब्रेक कर रहा है उस दिन अगर ये 45, मान लो 45.80 पे गया और आके क्लोजिंग इसने कर दी 45.20 पे, चलेगा हमारे लिए। लेकिन अगर उसी दिन ये 45 की जगह ये 48 जाके आके क्लोज करता है तब नहीं, क्योंकि 300 पॉइंट की मोमेंटम हो गया, फिर अभी से अगले दिन ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अभी सबसे पहले हमारा रिस्क मिलना है, रिस्क देखना है अपना। ऐसा नहीं कि हमारा रिस्क हमने बहुत बड़ा ले लिया, पता लगा रिस्क के बराबर में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। यहाँ महिंद्रा में, BM फाइनेंस ने ब्रेक कर दिया, मेरिको, मारुति, मैकडोवेल, MFSL, यहाँ पे ब्रेकआउट, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले लाइन में। तो आप सबको फॉलो करो, देखो डेली चार्ट पे देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। स्टॉक इसमें देख सकते हो, निफ्टी 500 के स्टॉक है उसमें भी जाके आप ढूंढ के देख सकते हो, जो आपको पसंद हो वो स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो। जरूरी नहीं कि यही ट्रेड करने, आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो कौन सा स्टॉक आपको सूट करता है। पहले से अगर आपने कोई डायरी वारी बनाई है तो आपको पता होगा, उसमें ट्रेड करो। नहीं बनाई है तो अभी से जो बना रहे हैं उसको फॉलो करो, वहाँ से आपको मालूम चलेगा कौन सा स्टॉक आपको सूट कर रहा है, कौन सा स्टॉक करना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक भी नज़र बना के रखना। 940 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो ट्रेंड, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ थोड़े। चलो क्वेश्चन आपके जो है वो पूछ लो यार। One day when first break support resistance should the ignore the trade that day, क्या one of the day when, हाँ अगर डे के दौरान ही क्लोज कर ट्रेड करता है तो उसकी कंडीशन एक अलग है। मान लीजिए हमारा जो सपोर्ट है वो है 4500, ठीक है, और उसने कल क्लोज किया है 4480, नहीं 4500 का हमारा सपोर्ट है तो कल उसने क्लोज किया है मान लीजिए कि 4520 पे और 4500 सपोर्ट है। तो अगर 4500 के दौरान नीचे आज ट्रेड कर लेता है 5 मिनट तो उसमें एक कंडीशन हम ट्रेड कर सकते हैं, कंडीशन ट्रेड। लेकिन सबसे सेफ ये होगा कि सपोर्ट लेवल के ऊपर या नीचे पहले आप क्लोज करने दो उसके आराम से, फिर उसके अगले दिन हम ट्रेड करें। लेकिन अगर आपको इंट्राडे बहुत घाई में आप लोग हो तो उस दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे लेवल के आसपास का क्लोज किया है उसने तब, जैसे कोटक ने 80 के आसपास ही क्लोज किया था तो उसको हम कल ट्रेड कर सकते थे, यानी बुधवार के दिन में हम उसको ट्रेड कर सकते थे जब वो 80 को ब्रेक कर रहा था तब, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल के आसपास मान लीजिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 700 का है और स्टॉक्स ने आज क्लोज कर दिया है 695 पे, तो कल 800 के ऊपर अगर 4-5 मिनट सस्टेन हो जाएगा तो एक रिस्क लेके हम ट्रेड उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मैं समझा नहीं पाऊंगा। एक्सपीरियंस या कंटिन्यू इस तरह के ट्रेड आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी में भी भाई सेम ही करेंगे। बैंक निफ्टी कल 700 का था, जैसे 700 के नीचे कल उसने क्लोज किया तो मैंने बताया ना 700 के नीचे जैसे जाएगा आप ट्रेड कर दो। तो 700 के नीचे ट्रेड मिला हमें, ऑलरेडी 200-250 पॉइंट वन में मिल गए थे वहाँ पे। उसी तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी सब एक है। जीरोधा चार्ट में डाइंग अपने आप गायब हो जाती है, हाँ वो जब तक आप रहेंगे वहाँ पे लॉगिंग तब तक रहती है। तो आप कोई दूसरा चार्ट देख सकते हो। कॉल और पुट कैसे सेलेक्ट करें बैंक निफ्टी की, वो कॉल और पुट जब सेलेक्ट करने की बारी आएगी तब बता दूंगा वहाँ पे। पहले कैसे ट्रेड करना है वो देख लो तो कॉल और पुट बता ही दूंगा। भाई टाइम फ्रेम डेली चार्ट पे देख रहे हैं यार आप लोग, हर लोग दिन इंट्राडे में ही घुस जाते हो आप लोग को, तो क्या बताऊँ। अब डेली चार्ट पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, बड़ा मूवमेंट पकड़ना है तो हमेशा डेली चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, तभी आप बड़े मूवमेंट कैच कर पाओगे। यहाँ पे छोटे छोटे ही देखना है तो फिर इंट्राडे 5 मिनट के चार्ट पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा कल, तो वहाँ पे आप देख लेना।
अब आपको डिसाइड करना है आपको बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। एसएल हमेशा क्लोजिंग होता है, एसएल हमेशा प्रीवियस डे का क्लोज होता है। और जैसे ही कंडीशन मैंने बताई थी आइडियल सिचुएशन बाइंग करने की क्या है, आपने जैसे हैमर कैंडल बताया था या शूटिंग स्टार बताया था, सेम कंडीशन बाइंग साइड में अप्लाई करना है। गैप अप ओपन हो जाए तो कैसा करना है, गैप डाउन ओपन हो जाए तो कैसा करना है, आइडियल सिचुएशन क्या है, वो सारा मैंने कैंडल स्टिक जो डेली चार्ट पे बताया था हैमर का, वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करना है आपको। बस यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर क्लोज होने के बाद वो सारी कंडीशन अप्लाई करनी है। स्क्रीन गया, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा तो स्क्रीन जाएगा ही ना। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, जब कोई स्टॉक देता हूँ तो वहाँ पे एसएल देता हूँ। आप एसएल को फॉलो करो या फिर टारगेट या टारगेट के आसपास जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो। एक दिन के ऊपर नीचे होने में आप लोग की हालत खराब होने लगती है, कभी भी स्टॉक्स मत लो फिर, क्योंकि लेने से पहले देने की वहाँ पे एसएल मैं टाइप करके रखता हूँ। ब्रेकआउट फॉल्स हो रहा है या क्या हो रहा है ये मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन ये मैं नहीं ढूंढता हूँ। अगर 10 करूंगा तो उसमें से 2 फेल भी होंगे तो वही फॉल्स हो गए मान लो। आप लोग वो भी 2 एसएल नहीं देना चाहते, वैसी कभी कंडीशन बनेगी नहीं। वो वीडियो बनाना बड़ा आसान है कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पहचाने, फलाने ब्रेकआउट कैसे पहचाने, जब ट्रेड करोगे तब समझ में आएगा। उसी कंडीशन में वो तो पता लगा आपको फॉल्स फॉल्स आप देख रहे हो वो भाग गया 10% ऊपर। तो फॉल्स ब्रेकआउट मत ढूंढो, निगेटिव चीजें मत ढूंढो, पॉजिटिव देखो। आप ये सोचो कि मैं इतनी मेहनत करके स्टॉक्स को निकाल रहा हूं तो जाहिर सी बात है 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 7 तो चलेंगे ना। आप लोग क्या करते हो, वो 3 के चक्कर में वो 7 मिस कर देते हो आप लोग। या एक दिन आपका ऐसे होगा, अगले 10 दिन तक आप उस कंडीशन को फॉलो नहीं करने वाले हो, 11वें दिन आप फिर फॉलो करोगे, वो फिर एसेल करेगा मार्केट। मार्केट बोलता है कि कंसिस्टेंसी लाओ, यानी कंटिन्यू जो भी चीज कर रहे हो उसमें कंटिन्यू करो आप, तभी मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। आप एक दिन करोगे एक दिन नहीं करोगे, एक दिन करोगे एक दिन नहीं करोगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। डायरी कैसे बनाए, अब ये थोड़ा मैं बताने जा रहा हूँ कि डायरी कैसे बनाए, वो तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस दिन आपको क्वेश्चन करना है उस दिन आप लोग नहीं करोगे, जिस दिन नहीं करना उस दिन आओगे। डायरी के बारे में मैंने सब कुछ पहले बता दिया, रूल डिसिप्लिन सब कुछ कैसे फॉलो करना है वो सब मैंने आपको बता दिया वहां पे। अब आप लोग कैसे क्या करते हो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। सर आप जो चार्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा? भाई मैं जीरोधा वाले पे भी देखता हूँ और एमई ब्रोकर पे भी देखता हूँ। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट का रेशियो क्या रहता है, सबके लिए अलग अलग रहता है। अब आप किस तरीके से ढूंढते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सेम नहीं रहेगा। मेरे लिए कुछ अलग होगा, मैंने 11 साल दिए हैं, आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए कुछ अलग होगा, ठीक है ना। तो ये कोई बताने से नहीं बता दूंगा कि मैं इतना परसेंट रहेगा, ये वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो, कहाँ पे ट्रेड करते हो, कैसे लेवल ढूंढते हो आप, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, कोई सेटअप के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। वो स्किल है, वहाँ पे कैसे स्किल पे आप काम कर रहे हो, कितनी मेहनत आप कर रहे हो। एनालिसिस राइट होती है बट नेक्स्ट डे पता चलता है। सर एनालिसिस राइट, हाँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो ना, आप लोग ट्रेड तो कुछ दूसरा करना बैठ जाते हो ना। भाई एक्सचेंजिंग का टारगेट 200 का दिया है तो उसका एसएल भी मैंने दिया होगा, ठीक है ना। वो एक ही दिन में 200 नहीं जाएगा, वेट करो, इंतजार करना पड़ेगा, या फिर किस तरह के ट्रेड है आपको वो देखना पड़ेगा। 108 पे दिया था, 108 के बाद वो 142 तक भी गया था, यानी 2 दिन में उसने 30-35% के रिटर्न भी दिए थे, ठीक है। तो आप 200 के लिए तो होल्ड करो, वहां पे मैंने एसएल भी दिया हुआ शायद 90 का, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन में ऊपर नीचे में आप लोग घबराने लगते हो तो फिर क्या ट्रेड करो, मत ट्रेड करो, इससे अच्छा आप लोग सिर्फ तो लेने के बाद खाली ऊपर ऊपर ही जाए तो गलत है ना, ऐसा तो होगा नहीं। फिर आप खुद से एनालिसिस करो और लो कि ऊपर ऊपर वाला आप ढूंढ सकते हो। तो ब्रेक के बाद कितने दिनों तक ट्रेड कर सकते हैं? भाई 2 दिनों तक तो सेफ रहता है, हायर प्राइस के आसपास अगर क्लोज कर रहा है तो। तीसरे दिन भी हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज कर रहा है तो क्वांटिटी को आधी कर देना। नहीं, कॉल पुट लेने के बाद एसएल नहीं लगाओगे, जीरो करोगे तो पूरी कैपिटल हर बार जीरो ही होगी। एसएल क्यों नहीं लगाओगे भाई? 10% 12% का एसएल लेके ट्रेड करते हैं। मैं मार्केट ऑर्डर ही मारता हूँ, लिमिट ऑर्डर नहीं मारता हूँ, ऑप्शन चेन देखता ही नहीं हूँ मैं। एनालिसिस राइट होती है बट नेक्स्ट डे पता चलता है। टारगेट वही है भाई, 0.7 से 1%। जब भी हम डेली चार्ट पे गए 0.7 से 1% हमारा टारगेट है।
मेहनत करोगे तब दिखेगा, तब एक दिन में नहीं दिखेगा। मैंने पहले बताया 100 ट्रेड तक तो आपको समझना पड़ता है। 100 ट्रेड के बाद आप डिसाइड करो कि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे। 100 ट्रेड तक तो आपको समझ में आएगा, बिलीव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, करोगे नहीं करोगे, 4 दिन फॉलो करोगे, 10 दिन नहीं फॉलो करोगे, ये सारी सिचुएशन 100 दिन तक चलती रहेगी। जब तक आप किसी भी सेटअप पे 100 दिन, पहले 100 दिन आपको समझने में जाते हैं, दूसरे जो 100 दिन होते हैं वो आपका सक्सेस रेट बताएगा कि किस तरह से आप काम कर रहे हो। आप लोग तो पहले 100 दिन में ही सब डिसाइड करना है। बिगनर हो तो स्टॉक से स्टार्ट करो भाई, बैंक निफ्टी में क्यों डालना। बैंक निफ्टी तो मैं बोलूंगा तब जाना जब आप स्टॉक में प्रॉफिटेबल हो। मानोगे तो है नहीं आप लोग, लेकिन मेरा काम है, अगर आप स्टॉक में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि कैपिटल पे ट्रेड करके कोई ऑप्शन में पैसा नहीं बना पाएगा, आपको प्रॉफिट के पैसे में ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा। आप लोग कैपिटल पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि अगर स्टॉक्स में लॉस हुआ है तो अब ऑप्शन में आऊंगा जल्दी कवर हो जाएगा, वो और जल्दी जाएगा आपका पैसा। हाँ, ब्रेकआउट पे आप BTST लेके जा सकते हो, आज लेके कल बेच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन BTST लेके वही जाना कि हो सके कल 10% गैप डाउन ओपन हो, ये हमेशा मान के चलना रहता है आपको। जब भी जो पोजीशन आप लेके जा रहे हो ना, तो आप ये हर समय मान के चलना कि ये कल कुछ खराब न्यूज आ जाए, कुछ भी खराब हो जाए, कल ये 10% गैप डाउन ही ओपन हो सकता है। इतनी कैपिटल या इतना लॉस अगर ले सकते हो तभी आप BTST लेके जाना। BTST या होल्ड जब हम तब करते हैं जब वो 10% वाला लॉस आप समझ लो कि मैं 10% का लॉस यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, 2 साल हुए ट्रेडिंग स्टार्ट करके, मेरा लॉस ही हो रहा। 2 साल नहीं सर, 10 साल हो जाएंगे, लॉस ही होगा। जब तक आप कंडीशन रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हो, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, 20 साल हो जाएंगे, लॉस ही होता रहेगा। यहाँ पैसा तो तब देगा जब आप डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे। अभी भी बहुत सारे लोग, मैं डिसिप्लिन बताते हो दिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90% लोगों को वो रूल डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। डायरी यहाँ पे 90% लोग नहीं बना रहे हैं, मैं ये भी बता सकता हूँ आपको। वो ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन 90% लोग अभी भी डायरी नहीं बना रहे, और वो जीवन में कभी पैसा नहीं बनाएगा, कभी भी पैसा नहीं बनेगा जीवन में। आप कुछ भी कर लेना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। जब तक आपको पता नहीं रहेगा उसमें सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं होगा तो फिर यहाँ पे चांसेस ही कम है कि आपकी स्किल डेवलप हो। 90% लोग डायरी नहीं बना रहे अभी भी, ठीक है। और पूछूंगा तो बोलेंगे सब हाँ बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो नहीं बना रहे, और उनको ये भी पता है कि वो प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो करते रहेंगे, साल 1.5 साल 2 साल कंटिन्यू एक ही चीज को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब पैसा खत्म हो जाएगा तब उनको सारी चीजें याद आती हैं कि चलो अब करते हैं, नेक्स्ट मंथ में फिर से पेमेंट आएगी, फिर डालेंगे, फिर वही कंडीशन वो चालू कर देंगे। यार कौन लिखता है, इतना लिखने से थोड़ी पैसा बनता है भाई, सब कुछ लिखने से ही होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। भाई अपना रिस्क देख के आप ट्रेड लो, कोई टाटा मोटर होल्ड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखो अभी स्टॉक नीचे ऊपर तो होगा ही होगा। तो ट्रेड लेने से पहले आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतना ही लॉस इसमें देना है, लॉस हो गया तो मैं इतने पे निकल जाऊंगा, प्रॉफिट हो गया तो मेरा इतना, लॉस हो गया तो इतने में निकल जाऊंगा। आपको नीचे की प्राइस पहले पता होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। ऑप्शन चेन देखना है अच्छा है या बुरा है, अगर आपको चीजें आती हैं तो अच्छा है, नहीं आता है तो बुरा है। मैं नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं जरूरत पड़ती है, मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा। जो बहुत सारे लोग सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ही ट्रेड लेते हैं। तो आपकी एनालिसिस कैसी है, किस चीज को आप समझते हो। यहाँ पे 100 चीज करूंगा मैं, ऑप्शन चेन भी देखूँ और भी कुछ देखूँ और भी कुछ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा ना फिर। तो मैं नहीं देखता हूँ, मुझे ये पता है अच्छा है या बुरा है, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उस चीज को यूज ही नहीं किया है। ठीक है ना, तो अच्छा बुरा वो आप डिसाइड करो। मैं कैसे डिसाइड करूं जब मैंने किया ही नहीं। मैं फालतू का यहाँ पे ज्ञान बांटने बैठ जाऊं कि नहीं नहीं खराब है, नहीं नहीं अच्छा है। अरे भाई मैंने ही नहीं किया कभी तो क्या बताऊं आपको। मैं दूसरे लोग की तरह नहीं बताऊंगा कि नहीं ये खराब है अच्छा। हर चीज अच्छी है स्टॉक मार्केट में, अगर आप कंसिस्टेंसी है, आप कंटिन्यू उसमें पैसा बना रहे हो। मुझसे नहीं बन रहा है मेरे लिए खराब है, आपसे बन रहा है आपके लिए अच्छा है, बस इतना ध्यान रखना। किसी कहने पे मत जाओ, आप खुद प्रैक्टिस करो, साल 1.5 साल प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, किसी कहने पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सपीरियंस मेक परफेक्ट, बराबर एक्सपीरियंस ही आपको यहाँ पे परफेक्ट बनाएगा। और एक्सपीरियंस आपको तब, वो एक्सपीरियंस नहीं, बैड एक्सपीरियंस नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस आपको लेना है। लिख के ट्रेड करोगे, रूल्स डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, तब जाके आप परफेक्ट बनोगे यहाँ पे।
ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। तो कल मैं 5 मिनट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा कि 5 मिनट में कैसे कैसे फॉलो करने, इंट्राडे में इसको कैसे हम फॉलो करेंगे। भाई बैंक निफ्टी में फोकस कर सकते हो, लेकिन पहले स्टॉक में फोकस करो। 1% की मूवमेंट को अगर आप हैंडल नहीं कर पाते हो तो इंट्राडे में 20 से 30% की मूवमेंट को कभी जीवन में हैंडल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। कलेजा आपका ऊपर नीचे निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो पहले 1% की मूवमेंट को हैंडल करना सीखो आप लोग। फिर भी आपको ऑप्शन ही करना है तो मैं तो बात बता ही रहा हूँ, साथ साथ में बैंक निफ्टी बताते ही चल रहा हूँ। आपको करना है तो करो, मेरा क्या जा रहा है इसमें। मेरा काम है सजेशन देना, आपको करना ना करना आपका काम है। आप क्या करते हो वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको क्या पहले करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज का एक्सपीरियंस होता है ना करने का, कि इस तरीके से आगे बढ़ना है। आप लोग को पहले ही 10वें मंजिल पे पहले पहुंचना है तो कैसे जाना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं तो पहले मंजिल से ही चलना सिखाऊंगा कि पहले पहले पे जाओ, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, फिर चौथे पे जाओ, आसानी से पहुंचोगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, हैव ए नाइस डे।